अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये 9th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स को एक साथ कंक्लूड करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, उसके बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देन लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं और वो कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट से बनते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सकें। साथ ही साथ आप नोट्स को भी बनाते चलिएगा ताकि आपको आसानी हो रिवाइज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है, सबसे पहले जानने से पहले इसे क्या होती है ये समझते हैं हम। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह का बिहेवियर शो करती है। मैग्नेटिक फील्ड आप सब जानते होंगे, हम लोग उसको फिजिक्स में बी और वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में, कहीं से नॉर्थ पोल होगा कहीं साउथ पोल, उसके बीच में ये प्रोड्यूस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई भी एलिमेंट है डी ब्लॉक का, वो इस फील्ड के बीच में जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, इसके ऊपर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की क्लासिफिकेशन की गई है। तो जब कभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैग्नेटिक फील्ड में जाते हैं तो हमको तीन तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है। पहला बिहेवियर देखने को मिलता है कि अट्रैक्ट हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, दूसरा ये होता है कि रिपेल हो रहा हो। ठीक है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और हमारा तीसरा जो होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक को पूरा लिख देते हैं ताकि आपको भी नोट करना हो। ठीक है, तो हमको तीन केस देखने को मिलते हैं जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। या तो वो एकदम अट्रैक्ट होगा, या रिपेल होगा, या बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो ऐसा कोई मटेरियल हो, ऐसा कोई एलिमेंट हो जो कि अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा नेचर होता है इसका? पैरामैग्नेटिक। इसी तरह अगर रिपेल हो रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये डायामैग्नेटिक है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डाया मैग्नेटिक नेचर का है। और तीसरा जो हमारा आता है कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये फेरोमैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक नेचर है। तो तीन तरह के नेचर हमको देखने को मिलेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। मोस्टली जो है हम लोग केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप फिजिक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको फेरोमैग्नेटिक के बारे में भी मिलेगा। यहाँ पर हमको मेजरली जो है पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक ही देखना पड़ता है। अब सवाल ये आता है कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पहचानेंगे कैसे और क्यों ये ऐसा नेचर शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऐसा नेचर ये क्यों शो करते हैं। तो अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट में डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। तो ऐसा कभी केस आएगा कि डी इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या हो, n-1 डी ऑर्बिटल कह लीजिए या सिर्फ डी ऑर्बिटल कह लीजिए, n-1 डी ही बोला जाता है स्पेसिफिकली। अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये कंपाउंड कैसा बिहेव करेंगे? पैरामैग्नेटिक बिहेव करेंगे। ठीक है, जैसे क्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये डी ऑर्बिटल हो गया, अब इसमें कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स ये फिल हो गए, D5 कन्फिगरेशन इसको बोली जाती है। या मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसी कन्फिगरेशन है कि इसमें ये हो, या सपोज करिए कि कुछ ऐसा फिल किया हुआ हो, ये D6 कन्फिगरेशन है, इसको D7 बोल देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब प्रेजेंट होते हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, अच्छा, जब कभी कभी कंपाउंड बन जाता है तो कंपाउंड बनने के बाद ही हमको डिसाइड करना होता है कि ये पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा कि जब तक कंपाउंड नहीं बनेगा तब तक हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में तो सब में जो है हमारा डी जो है अनपेयर्ड रहता है ना। तो जब तक आप कंपाउंड नहीं बनाएंगे, कंपाउंड बनाने के बाद उसकी कन्फिगरेशन देखेंगे तो वहाँ पर अगर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। वरना अगर सारा का सारा डी ऑर्बिटल जो है क्या हो, फुल्ली फिल्ड हो जाए कुछ ऐसे, तो हमको क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा डाया मैग्नेटिक कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक, खाली इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द फील्ड। और जब पूरा फुलफिल रहता है ना तो ये रिपेल होने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने बताया था कि पहले हम समझेंगे क्यों ऐसा होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से, और
इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ देम, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड्स बनते हैं, मोस्टली जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इसके ऊपर हम लोग जो और ज़्यादा डिटेल जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब वहाँ पे ज़्यादा आपको बेटर समझ में आएगा कि कौन सा कंपाउंड पैरा है, कौन सा डाया है। ठीक है, वहाँ हमको बाकायदा निकालना पड़ता है कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती है कि मतलब कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर का है और कौन नहीं है। तो यहाँ पर एक फार्मूला दिया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट एन एन प्लस टू। इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन, जहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है मैग्नेटिक मोमेंट होगा या कितना ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि हमारे मैग्नेटिक नेचर में आती हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। किस वजह से होता है? क्योंकि उनके कंपाउंड्स में या उनमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं डी वाले, n-1 डी वाले, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरे हुए होते हैं। और उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी जो कैलकुलेशन इसकी है, जो वैल्यू के टर्म्स में बात कर रहे हैं, वो कैलकुलेट होती है इस फॉर्मूले से, जो कि है न्यू इज इक्वल्स टू एन, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, अंडर रूट n प्लस 2 में। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जहां n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी यूनिट होगी बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा, एक छोटा सा डेटा आप याद रखिएगा और नोट भी कर लीजिएगा कि जो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 1.73 बोहर मैग्नेटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि ये नोट करके लिखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी हो सकता हो कि आपके क्वेश्चंस में आ जाए कि सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे टॉपिक के दूसरे पार्ट में, जिसमें हमने कहा था कि ये क्या बनाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मतलब ही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्यों उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो होता है ना वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर हमको एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड देखने को मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, जैसे हर जगह शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, यहाँ पर पूरा एक पेयर इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। अब जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मोस्टली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह के कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। ये सिंपल एनायन से नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स एनायन से जुड़ते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स एनायन को हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि कुछ एनायंस होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर आप सब जानते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, जो कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। और जो ऐसा एनायन होगा जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं। और यही जब कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट या कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट जब डी ब्लॉक का एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट लिगेंड से जुड़ता है, तब बनता है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तब बनता है हमारा क्या? कॉम्प्लेक्स। और इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर हमारा है जो कि नेक्स्ट चैप्टर 5th है, उसको हम लोग वहाँ पर बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। अच्छा, जब ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं, क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? तो स्मॉल साइज होती है, इसके अलावा आयनिक चार्ज बहुत होता है, इसके अलावा वैकेंट डी ऑर्बिटल, बहुत सारे रीजंस होते हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट रीजन मैं लिख भी देता हूँ कि स्मॉल साइज होती है एक तो पहली बात, ठीक है, लिगेंड जो होती है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें तो इनके पास आयनिक चार्जेस होते हैं ज़्यादा। ठीक है, हमने देखा +2 +3 +4 +5 कहाँ +7 तक जा रहा था। इसके अलावा वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ये कुछ मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं ये। अच्छा, जब आप कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं ना, तो हमको ना कई सारे कंपाउंड्स ऐसे मिलते हैं जो कि हाईली कलरफुल होते हैं। हाईली कलरफुल कहना थोड़ा सा सही नहीं, बल्कि बोलेंगे कलरफुल होते हैं। ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि जब कभी लिगेंड अप्रोच करता है डी ब्लॉक के ऑर्बिटल्स को, जैसे ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इनको जब ये अप्रोच करता है ना, तो इनमें एक फिनोमेना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग होना। ठीक है, जब भी कभी एनायन या लिगेंड अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल को, तो इनका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। मतलब स्प्लिट होने का मतलब ये कि जिसकी लो एनर्जी होती है वो अलग हो जाता है, जिसकी हाई एनर्जी होती है वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि 5 होते हैं, DXY, DYZ, DZX और
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट वाला होता है डी जेड स्क्वायर। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी जो है ना, माना नहीं जाता बल्कि कैलकुलेटेड है कि इनकी एनर्जी होती है क्या होती है, लो होती है, और इनकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो इस वजह से जब भी कभी लिगेंड अप्रोच करता है बॉन्डिंग के लिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो 3 हमारे अलग हो जाते हैं और 2 हमारे अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल किए रहेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें यहाँ पर ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल थे, तो हमको 3 इसमें इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे और 2 ऊपर वाले में। तो ऐसा कभी होता है, अच्छा ऊपर जाने पर एनर्जी बढ़ती है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला हायर एनर्जी, नीचे वाला लोअर एनर्जी। अब ऐसा क्या होता है, जब ये स्प्लिट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप कर सकता है या हायर से लोअर में जंप कर सकता है। और हम सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब वो वहाँ से लौटता है तो एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जो कि हमको कलरफुल लाइट में दिखाई देती है। ठीक है, अब उसका जो वेवलेंथ होगा वो विजिबल स्पेक्ट्रा के बीच में आएगा, तो हमको वहाँ से लाइट दिखाई देती है, तो वही प्रोड्यूस करता है कंपाउंड्स में कलर। फिर से समझ लीजिए कि जब कभी लिगेंड अप्रोच करता है डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, लोअर एनर्जी वाले नीचे, हायर एनर्जी वाले ऊपर। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। नीचे वाला जो है ये है हमारा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये लोअर एनर्जी के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हायर से लोअर या लोअर से हायर में जंप करते रहते हैं इधर से उधर। इसी को हम लोग ट्रांजिशन भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आ रहा हो। ठीक है, और इस दौरान रेडिएशन इमिट होता है जिसकी कुछ वेवलेंथ होती है जो कि करस्पॉन्ड करती है विजिबल स्पेक्ट्रा के बीच में, यानी विजिबल रेंज के बीच में, और हमको वही कलरफुल प्रोड्यूस करके दिखाती है। जैसे हमने देखा है फॉर एग्जाम्पल कि फेरस सल्फेट वगैरह ग्रीन कलर का होता है, या इस तरह के और भी कंपाउंड्स होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं होता फेरस सल्फेट, लेकिन और जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया K4FeCN6 वगैरह, ये सारे कंपाउंड जो हैं कुछ ना कुछ कलर दिखाते हैं, कोई रेड होता है, कोई पिंक होता है, कोई येलो होता है। ठीक है, जैसे आयरन का एक थायोसाइनेट कंपाउंड होता है जो एकदम ब्लड रेड कलर का होता है। इसी तरह से अलग अलग कलर के कंपाउंड्स आ रहे हैं। तो इनकी क्या वजह है कलर आने की, इलेक्ट्रॉन्स का इस वाले से इसमें जंप करना, ये यहाँ से वापस आना। ठीक है, इसलिए हम लोग कलरफुल प्रोड्यूस करते हैं। अब एनसीईआरटी में एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि कौन से आयन पे क्या चार्ज होगा तो कंपाउंड का कलर कैसा होगा। ठीक है, ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं, बस आप खाली एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अगर स्कैंडियम पर 3+ चार्ज होगा ना, तो यहाँ पर 3D इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। तो ऐसे में ये कंपाउंड जो भी बनाएगा वो बनाएगा कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह क्रोमियम की अगर हम लोग बात करें तो इसके ऊपर 3+ चार्ज आया तो ये 3D3 शो करता है। ठीक है, तो ये हमको वॉयलेट कलर का कंपाउंड देता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कोबाल्ट की, कोबाल्ट पे 3+ आया तो ये 3D6 शो करता है और यहाँ पर हमको ब्लू कलर का कंपाउंड मिलता है। इसी तरह आयरन का 2+ स्टेट है जहाँ पर हमको 3D6 देखने को मिलता है, ये भी ग्रीन कलर का प्रोड्यूस करता है। और देखिए फेरस सल्फेट में भी देखिए Fe2+ फॉर्म में होता है ना, इसलिए जो है यहाँ पर उसका ग्रीन कलर देखने को मिलता है। इस तरह अपने फेरिक क्लोराइड भी देखा होगा, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे तो अपने फेरिक क्लोराइड का कलर देखा होगा, हल्का सा येलो की तरफ होता है। तो आयरन पे अगर 3+ चार्ज होता है ना, तो वहाँ पर हमको 3D5 कन्फिगरेशन मिलती है आयरन में, और यहाँ जो कलर प्रोड्यूस होता है वो येलोइश टाइप होता है। ठीक, तो बेसिकली हर आयंस का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है जो कि वो कंपाउंड में प्रोड्यूस करते हैं। तो यही मैं कह रहा था कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और वो कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो कलरफुल होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग कलर का होता है। इसी तरह हमारा लास्ट जो पार्ट था वो था इंटरस्टिशियल कंपाउंड का। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है इसको हम लोग अभी देखेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग भी अपने नोट्स में, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कि फॉर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी लैटिस में, किसी जो हमारा जो आयंस बन रहा है, सॉरी जो हमारे मेटल्स हैं ट्रांजिशन मेटल्स, उनका जब लैटिस फॉर्म होता है तो उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस रह जाते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये आयरन के एटम्स हैं तो कुछ इस तरह के ये एटम्स अरेंज्ड हुए। ठीक है, अब इनके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस में कोई दूसरा चीज़ चला जाए, जैसे ये स्पेस है, ये स्पेस है, इनको हम लोग इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। इस स्पेस के बीच में कोई और चला जाए, जैसे जैसे क्या जा सकता है, अब ये बड़ा है ना तो छोटे ही जा सकते हैं। जैसे मान लिया हाइड्रोजन चला गया, या कार्बन चला गया, या बोरॉन चला गया, या नाइट्रोजन, इस तरह के जो छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो इनके बीच में चले जाते हैं। इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मतलब वो कंपाउंड जो कि मेटल लैटिस के, जो मेटल लैटिस होते हैं ना, उनके बीच में छोटे छोटे जो होल्स होते हैं या जगह होती है, एम्प्टी स्पेस होता है, उनको हम लोग इंटरस्टिशियल साइड बोलते हैं। उस साइड में चले जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकता है, कोई भी ट्रांजिशन को टी से दिखा देते हैं। इसके बीच में कोई छोटे साइज के जो स्पेस हैं, इनको ये जो साइट है इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। और इस साइट में कोई इन चारों में से कोई भी चला जाए तो वो बन जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर टाइटेनियम का लैटिस है, टाइटेनियम का लैटिस है तो इसमें हमको अक्सर कार्बन भी देखने को मिल जाता है। इस तरह कभी कभी हाइड्रोजन भी देखने को मिल जाता है, या फिर मैंगनीज है तो नाइट्रोजन भी, मतलब 4 एटम के साथ एक नाइट्रोजन का लगा हुआ था। इस तरह आयरन में भी हम देखते हैं क्या Fe3C बन जाता है। तो ये सारे कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये जो है होल नंबर में भी हो, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर ये हमको 1.7 के फॉर्म में देखने को मिलता है, हाइड्रोजन 0.56 के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। ये सब भी क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा, 0.56 होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि आधा एटम गया, इसका मतलब ये हुआ कि एक वेनेडियम के साथ आधा लगभग हाइड्रोजन एटम इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी दूसरा अगर लाएंगे तो ये सिंपल नंबर से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह के जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अच्छा, इनका एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे आइडिया होगा, क्योंकि हम ऐसा नोटिस किया जाता है कि जब कभी इनके एटम्स के जो लैटिस होते हैं यानी क्रिस्टल जब बनता है, मेटल के एटम्स आपस में क्लोज होकर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो उनके बीच में जो स्पेस होता है उनमें ये चले जाते हैं। इसकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है पूरी। ठीक है, जैसे कि आयरन में अगर कार्बन चला गया ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और रिजिड हो जाता है। तो आयरन में जब कार्बन चला जाता है ना उसी को हम लोग स्टील बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील। जब आयरन और कार्बन, ठीक, आयरन और कार्बन, आयरन के एटम जैसे क्लोज हो रहे हैं, बीच में जो जगह खाली यहाँ पे कार्बन चला गया तो ये बन गया स्टील। इसी तरह इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी जो है मेटल की तरह ही रहती है। इसके अलावा केमिकल इनर्टनेस शो करने लगते हैं, मतलब जल्दी रिएक्टिव नहीं होते। ठीक, नॉर्मल मेटल जो है वो रिएक्शन करता है, कोरोड होता है और तमाम चीज़ें शो करता है, रस्टिंग होने लगती है उसमें। लेकिन अगर ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड के फॉर्म में होगा तो ये रिएक्टिव नहीं होता, इनर्ट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हम ऐसा बोलें तो ये एक तरह से, देखिए एलॉय नहीं कह सकते क्योंकि एलॉय में मेटल का मिक्सचर होता है, ये नॉन मेटल है ना, तो इसको हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन प्रोसेस का सेम होता है। ठीक, जब ड्यूरिंग क्रिस्टल इनका बनता है, इनका सॉलिडिफाई होते हैं तो उसके बीच के स्पेस को ये एक्वायर कर लेते हैं, ये चारों एटम्स में से कोई भी, और एकदम अलग प्रॉपर्टी दिखाने लगते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड। बात करें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डेटा की, तो याद रखिएगा कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन को प्रोसीड कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप सबने काइनेटिक्स पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को प्रमोट करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगेन वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो वाइड रेंज ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है इसलिए, और रीइमिट भी कर सकता है। इसके अलावा हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की थ्योरी के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट जो बनता है उसको फॉर्म करने में। ठीक है, तो बेसिकली रीज़न क्या है, पहला तो रीज़न ये कि क्यों कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा ये कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या इंटरमीडिएट जो बनता है रिएक्शन के दौरान उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमारे वर्क करते हैं। तो ये था हमारा पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऊपर डिस्कशन। हमने सारी चीज़ें कोशिश की हैं कि कवर हो जाएं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे जिसको हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। फिर साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को भी स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और रिवीजन जारी रखें, क्योंकि लगभग बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। तो उम्मीद है कि उससे पहले मैं इसको ख़त्म कर दूंगा पूरा आपका 12th क्लास का सिलेबस। और अभी भी आपको इस टॉपिक में, इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।